Hello students, in this video we are going to learn 2.4 The Fall of Troy, Standard 9, Part 1. Okay, so before that I request you to like, share and subscribe my channel and press the bell icon because you will get the notification of new videos related to your syllabus. Let's start 2.4 The Fall of Troy, Part 1. Epics are long poems that related the deeds of the great national heroes or a great national war. They often tell of a nation's early history. They may be composed and sung or recited for many years before they are actually written down. तो देखो सबसे पहले क्या है, एपिक्स किसे कहा जाता है? एपिक्स मतलब लॉन्ग पोएम्स होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? ग्रेट डीड से रिलेटेड होते हैं, ग्रेट काम से रिलेटेड होते हैं। जिस लॉन्ग पोएम में ग्रेट नेशनल हीरोज और ग्रेट नेशनल वॉर्स इनका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, इनके बारे में लिखा हुआ होता है, उसे एपिक कहा जाता है। एपिक्स मतलब महाकाव्य, मतलब लॉन्ग पोएम्स। एपिक्स मतलब लॉन्ग पोएम्स जो कि ग्रेट नेशनल हीरोज या ग्रेट नेशनल वॉर्स इनसे रिलेटेड होते हैं। ओके, तो उन्हें एपिक्स कहा जाता है और दे ऑफन टेल नेशंस अर्ली हिस्ट्री। और जो एपिक्स होते हैं वो क्या कहते हैं? वो हमेशा एक बात उससे बयां होती है कि हमारे जो नेशन की अर्ली हिस्ट्री होती है, प्री हिस्ट्री होती है, सबसे पहले वाली जो हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री को बयां करने का काम ये एपिक्स किया करते हैं। They may be composed and sung or recited for many years before they are actually written down. और जो epics जो होते हैं ना, वो शायद ही कहीं लिखे हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादातर ये जो epics होते हैं वो गाए वाले होते हैं, उसे रिसाइट किया वाला होता है। जो एक्चुअली उसका जो राइटिंग होता है, एक्चुअली लिखने से पहले बहुत सारे साल पहले इन इपिक्स को गाया जाता जाता है या रिसाइट किया जाता है। मतलब ये लिखने से पहले ही लोगों में फेमस होते थे और उसके बाद उसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। The two famous Sanskrit epics are the Ramayana and the Mahabharata, and the two great epics of European literature written in ancient Greek are the Iliad and Odyssey. देखो क्या है, हमारे इंडिया के बारे में जब बात करें तो हमारे इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज में दो वर्ल्ड फेमस ऐसे इपिक्स है जिन्हें रामायण और महाभारत कहा जाता है। ये सब जाने पहचाने हैं हम हमारे लिए। और दूसरी बात, हाँ, इसी तरह के यूरोपियन लिटरेचर में ग्रीक लैंग्वेज में, एंशियंट ग्रीक में कुछ इसी तरह के फेमस इपिक्स थे एंशियंट ग्रीक में। और उन फेमस इपिक्स का नाम क्या था? एलियड एंड ओडिसी। जैसे हमारे इंडिया में रामायण और महाभारतीय संस्कृत के फेमस इपिक्स है, उसी तरह के यूरोपियन लिटरेचर में एंशियंट ग्रीक में लिखे वाले एलियड एंड ओडिसी उसी तरह के great epics hai. Just as in Indian literature we go back to the stories from Ramayana and the Mahabharata, so in the literature of western countries. अब देखो, जब हमारे हमारे इंडियन लिटरेचर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारी पूरी स्टोरीज जो होती है किससे रिलेट करती है? रामायण से रिलेट करती है, महाभारत से रिलेट करती है। और उसी की तरह जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न लिटरेचर है, वो किससे रिलेट करता है? ओडिसी और एलियड इनसे रिलेट करता है। जैसे कि हम हर चीज का जो उनका उसका जो बैक होता है, वो जब हम ढूंढते हैं, जब कोई स्टोरी के हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं, तो हम रामायण महाभारत के पास पहुंचते हैं। उसी तरह जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो पश्चिमी देश है, उस देश का जो लिटरेचर जब हम देखेंगे तो उस लिटरेचर में भी उनके जो रेफरेंसेस है वो इलियड और ओडिसी इनसे रिलेटेड आपको दिखाई देंगे। Just as children all over India know the names of stories of Rama and Sita, Yudhishthir, Arjuna, Draupadi,
So children in Western countries knows the name of Hector, Odysseus, Achilles, and Helen of Troy, the most beautiful woman in the world, because of whom the Greek and Trojan fought for 10 long years. अब देखो उसके बाद क्या है कि हमारे इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे जो स्टोरीज के जो पुराने स्टोरीज के जो हीरोज थे जैसे कि राम सीता युधिष्ठिर अर्जुन द्रौपदी, ये हमारे इंडिया के बच्चे बच्चे इन्हें जानते हैं, बच्चे बच्चे को ये नाम पता है। उसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज में भी कुछ हीरोज है, कुछ ग्रेट पर्सन्स है जो वेस्टर्न कंट्री के बच्चे बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। कौन कौन से वेस्टर्न कंट्रीज में है? तो उनमें है हेक्टर, ओडिसस, एचिली और हेलन ऑफ ट्रॉय। मतलब ट्रॉय ट्रॉय जो नेशन था, ट्रॉय जो सिटी था, उसकी जो हेलन थी वो क्वीन थी, वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन थी। और उसी ब्यूटीफुल वुमेन की वजह से ऐसे माना जाता है, सच क्या है पता नहीं, ऐसे माना जाता है कि ग्रीक लोग और ट्रोजन लोग, मतलब जो ट्रॉय से बिलोंग करने वाले हैं उन्हें ट्रोजन कहा जाता है। जैसे कि इंडिया से बिलोंग करने वाले को इंडियन कहा जाता है, उसी तरह ट्रॉय से बिलोंग करने वाले को ट्रोजन्स कहा जाता है। तो ये ग्रीक और ट्रोजन ये दोनों आपस में करीबन 10 साल तक आपस में लड़ते थे। किस लिए? वो जो हेलन थी, जो क्वीन थी, किस कहाँ की? ट्रॉय की। तो उस ब्यूटीफुल वुमेन की वजह से इन दोनों में करीबन 10 साल का फाइट हुआ था, वॉर हुआ था। नेक्स्ट, nobody knows for certain who the author of these early epics is। अब देखो किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी थोड़ी भी जानकारी नहीं कि एग्जैक्टली ये जो इपिक्स है, ओके, इन इपिक्स का एग्जैक्टली ऑथर कौन है, ये किसी को भी पता नहीं है। मतलब एक्चुअली किसने ये क्रिएट किए है, किसने ये कंपोज किए हैं फर्स्ट टाइम, ये किसी को भी पता नहीं है। It is thought that they arose and developed with the nation itself and were handed down from singer to singer till perhaps one great poet gave them their final form। अब देखो उसके बाद ऐसे माना जाता है, इट इज थॉट मतलब ऐसे माना जाता है कि ये जो एपिक्स है दिन ब दिन ये बढ़ते चले गए, उनका डेवलपमेंट होता चला गया, और जो नेशन है नेशन में ये फैलते चले गए, और एक सिंगर से दूसरी सिंगर के पास वो ट्रांसफर होते चले गए, एक दूसरे के दूसरे हैंड ओवर होते चले गए, और लास्ट में किसी एक पोएट ने उसे क्या किया, फाइनलाइज किया, उसे राइट डाउन करके रखा, फिर लास्ट में बस लिखने वाले का नाम बोल के उसी ऑथर का नाम सामने आने लगा। नेक्स्ट, it is believed that the Iliad and the Odyssey were composed and recited by a blind poet named Homer, who lived about 900 BCE। BCE it मतलब before Christ era, and who wandered from one Greek city or village to another, singing his poems to all who would receive him in their homes and गिव हिम हॉस्पिटैलिटी। तो देखो ऐसे माना जाता है, ऐसे माना जाता है कि इलियड एंड ओडिसी ये जो है ये एक अंधा पोएट था, उसने कंपोज किया है, रिसाइट किया है, ऐसे माना जाता है, जो कि करीबन बिफोर क्राइस्ट एरा उसमें उसमें उसका बर्थ हुआ था, करीबन ऐसे माना जाता है कि 900 साल पहले, मतलब यीशु ख्रिस्ट है उनके बर्थ के 900 साल पहले की ये बात है। तब होमर नाम का एक अंधा पोएट था, उस पोएट ने इसे कंपोज किया है और रिसाइट करता था, जहां पे भी जाता था वहां पे वो जो एलियड और ओडिसिस है उसे सिंग करता था, वो गाता था। मतलब ग्रीक के सिटीज और विलेजेस वहां तक वो पहुंच चुका था, गांव गांव जाके उसे रिसाइट करता था, गाता था। और वो जो ग्रेटनेस होता है जो कि ओडिसी एलियड इनमें जो हम देखते हैं उन हीरोज की जो ग्रेटनेस है वो अपनी सिंगिंग की तरह गाता था। कभी कभी लोग उसे अपने घर पे या गांव पे बुलाते थे, उसका आदर सत्कार करते थे, तो तभी भी वो क्या करता था, यही चीजें गाने गाने गाता था। कौन से गाने? इलियड और ओडिसी, ये सिंगिंग की फॉर्म में थे पहले। This wandering singer has been honored through the ages, not only in Greece but in all Europe as the father of European poetry। अब देखो ये जो घूमने वाला फिरस्ती वाला जो सिंगर था होमर,
तो उसने बस ग्रीक में ही नहीं तो पूरे यूरोप में जा जाके इस तरह के जो पोएम्स थे, इपिक्स थे, इलियड ओडिसी, ये वहां पे गांव-गांव जाके, शहर-शहर जाके वहां पे गाता था और उसे उसका बहुत ऑनर मिला, सब जान पहचान, उसे बहुत उसकी पब्लिसिटी भी मिली। और ऐसे माना जाता है कि होमर को यूरोपियन पोएट्री का फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जब हम यूरोपियन लिटरेचर की बात करेंगे तो इलियड एंड ओडिसी ये सबसे पहले जो एपिक है, ऐसे माना जाता है कि इस अंधे पोएट ने उसे कंपोज किया था और उसे गांव-गांव जाके रिसाइट करता था। ये कब की बात है? 900 साल पहले, यीशु ख्रिस्त के जन्म से पहले 900 साल। ओके, मतलब जब यीशु ख्रिस्त का बर्थ जब से हुआ तब से हम ये ईयर्स काउंट करने लगे हैं। तो उसके पहले ईयर जब हमने 1 साल 2 साल, इसके पहले के 900 साल पहले इनका जन्म हुआ था और तब की ये बात है। तब ये गांव-गांव जाके गाने गाते थे और उन्हीं की बदौलत उन्हें फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री कहा जाता है। इन्होंने बस ग्रीक में ही नहीं तो पूरे यूरोप में जा जाके इस तरह के इलियड और ओडिसी, इस तरह के एपिक्स गाए थे, रिसाइट किए थे। नेक्स्ट, the Iliad is the story of Ilium or Troy, a rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. अब देखो ये इलियड जो है, इलियड एक ऐसी स्टोरी है, किसकी स्टोरी है? ट्रॉय की स्टोरी। इलियम ये ट्रॉय का पुराना नाम है। तो इलियड जो है ट्रॉय की एक स्टोरी है, उसमें ट्रॉय शहर के बारे में पूरा लिखा है। और ट्रॉय सिटी कैसी थी? ट्रॉय एक रिच ट्रेडिंग सिटी थी, एक रिच व्यापारी सिटी थी, एशिया के नियर थी। ओके, जहां से ये एशियन माउंटेन और ब्लैक ओशन उसके नजदीक थे, वहां वहां पे वो नेबरिंग थे। इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। ये जो सिटी थी वो वेल सिचुएटेड थी, अच्छी तरह से बनी हुई थी। किसके बारे में? कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स मतलब व्यापार, ओके, बिजनेस। एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इसका मतलब होता है खेती। मतलब खेती के लिए और व्यापार के लिए जो ट्रॉय सिटी है सबसे फेमस था, वेल सिचुएटेड था और वहां के लोग भी बहुत अमीर थे। इन फ्रंट ऑफ द सिटी was the sea over which sailed the ships of Troy carrying goods and grains। देखो ये जो शहर था, इस शहर के सामने एग्जैक्टली एक ओशन था। ओके, एक ओशन था और उस ओशन की उस ओशन में बहुत सारे शिप्स जो है, जहाज जो है, वो सेलिंग करते थे। जिससे क्या होता था कि बिजनेस होता था, कॉमर्स होता था। कैसे कि इधर की चीजें उधर लेके जाओ, उधर की चीजें इधर इधर आते हैं। उसमें कुछ गुड्स थे, मतलब कुछ चीजें थी, या ग्रेन्स थे, मतलब अनाज था। इस तरह का व्यापार उस जमाने में ट्रॉय ट्रॉय जो शहर है उसके सामने वाले जो ओशन है उसके जरिए किया करते थे उस जमाने के लोग। मतलब ओशन जो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। शिप्स वहां पे यूज किए जाते थे उस वक्त, जहाज। एट द बैक rose the high peak of Mount Ida from which flowed many rivers and stream। देखो अब ये जो सिटी है, इस सिटी के पीछे जो है ये एक हाई पीक था, एक हाई पीक ऑफ माउंटेन। तो उस माउंटेन का नाम क्या था? ईडा। ईडा नाम का एक माउंटेन था जो शहर के पीछे था। और उसी माउंटेन की वहां से बहुत सारे रिवर्स और स्टीम मतलब छोटे जो पानी के फ्लोज होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। और नदियां और पानी के छोटे मोटे मतलब जो नाला ओढ़ा जिसे कहते हैं ना, उस तरह के स्ट्रीम्स भी बहुत सारे थे। मतलब पानी का उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। द वैलीज अमंग द हिल्स वेयर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल। अब जो वैलीज थे वहां के, वो किस तरह के थे? वेल वाटर्ड थे, मतलब वहां से बहुत सारा पानी था। वो जो लैंड थी वहां की फर्टाइल लैंड थी। फर्टाइल लैंड मतलब जहां पे हम अच्छे से क्रॉप्स ले सकते हैं, उस तरह की प्योर रिच सॉइल वाली जो लैंड होती है उसे फर्टाइल कहा जाता है। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स एंड कैटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास ऑफ द meadow while sheep fed on the slopes of the hill। अब देखो उसके बाद उन्होंने क्या कहा है इसमें, जो वैलीज थे ट्रॉय के, वो पूरी तरह से हमेशा पानी से भरे हुए थे। उनकी जो नजदीकी लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी। वहां पे कॉर्न, ओके, मतलब वो जो होता है ना भुट्टा, तो उनके क्रॉप्स लिए जाते थे। उसके साथ वहां पे कैटल भी
केटल भी वो लोग पालते थे, मतलब जानवर जानवर पालने का भी उनका बिजनेस था। और उसके साथ देखो जो मेडोज थे, मतलब जहाँ पे खुला ऐसा मैदान होता है, खुला ग्रास होता है जानवरों को चरने के लिए, खाने के लिए, उसे मेडो कहा जाता है। तो वहां पे क्या करते थे ये जो ट्राय के लोग हो, वो अपने भेड़ बकरियां चराते थे उस हिल के स्लोप पे। मतलब इन शॉर्ट अगर कहना चाहे तो ये पूरा प्रॉस्परस सिटी था। वहां पे फर्टाइल लैंड है, वेल वाटर्ड वैलीज है, रिवर्स है, स्ट्रीम है, फर्टाइल लैंड है, अच्छे से एग्रीकल्चर हो रहा है, बिजनेस लोग कर रहे हैं। और जानवर भी बहुत सारे पाल रहे हैं, जानवर को खाने के लिए वहां पे मेडोज भी बहुत सारे हैं, वो लोग भेड़ बकरी पालते हैं। मतलब एक पूरी तरह से अगर इसे देखा जाए तो ये पूरा वेल सिचुएटेड प्रॉस्परस सिटी था। नेक्स्ट देखो, round their city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. अब देखो क्या किया था ये, ट्रॉय सिटी था, तो ट्रॉय सिटी में जो ट्रोजन्स थे, मतलब उस सिटी के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था, ऐसे राउंड में एक स्ट्रांग वॉल बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि समंदर से भी कोई उनके शत्रु आ जाए, दुश्मन आ जाए, तो उन लोगों ने उन पे अटैक नहीं करना चाहिए, उसी के लिए उन्होंने एक स्ट्रांग वॉल, एक स्ट्रांग दीवार बनाई थी। द वॉल वाज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट। वो जो दीवार थी इतनी लंबी चौड़ी थी और इतनी मजबूत थी कि लोग उस पे खड़े रह सकते थे, बैठ सकते थे, उस पे चल भी सकते थे, तो भी वो दीवार को कुछ भी नहीं होता, इतनी बड़ी थी। मतलब उसे ब्रेक करना इम्पॉसिबल था। The great gates stood open, and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. अब जो उस शहर का जो दीवारें थी, उस दीवारों में बड़े बड़े गेट्स लगे हुए थे सामने, और वो गेट ज्यादातर ओपन हुआ करता था, मतलब जब लोग जाते थे तब ओपन, और जब आ गए फिर उसे बंद किया जाता था। और लोग क्या करते थे, मतलब जब जैसे गेट खुलता है तो सामने समंदर का किनारा दिखता था, लोग वहां पे जाते थे, कुछ बिजनेस के लिए, कुछ अपने कामों के लिए जाते थे। बट इन टाइम ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज्ड। अब देखो ये गेट तो हमेशा ओपन रहते थे लोगों को आने जाने के लिए, लेकिन जब वॉर सिचुएशन होती थी, जब वहां पे समझो लड़ाई का कुछ सिचुएशन है, तो उस वक्त उस गेट को बंद किया जाता था। एंड द सिटी वाज लाइक अ स्ट्रांग फोर्ट्रेस, क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक्स, protected by the walls surrounding it as well as by the hills behind. अब जो वॉर सिचुएशन में जब ये गेट बंद होती तो वो पूरा जो शहर है ऐसे बहुत बड़े स्ट्रांग फोर्ट्रेस की तरह, एक स्ट्रांग किले की तरह बनता था, उस पर अटैक करना इम्पॉसिबल था। और ये जो शहर था पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका था। एक साइड से हमने देखा है कि हिल्स भी पीछे की साइड में बहुत बड़े हैं, तो उधर से भी दुश्मन नहीं आ सकते। और बाकी जो शहर है पूरी तरह से स्ट्रांग वॉल से बना वाला है, तो उसे तोड़ के अंदर आना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस जमाने में मिसाइल तो नहीं थे, जो भी लड़ाई होती थी तलवार से ही होती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। Thus, Troy was a strong city, strongly protected by its wall and strongly defended by its brave soldiers. अब ये स्ट्रॉन्ग सिटी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी है, हम जान चुके हैं। उसके साथ ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से उसका प्रोटेक्ट हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि इस सिटी के जो ब्रेव सोल्जर्स थे वो भी इतने स्ट्रांग थे कि अगर दुश्मन भी आ जाए तो उनका अच्छी तरह से सामना कर सकते, इतने ब्रेव सोल्जर भी थे। उसके लिए उस पे हमला होना, उन पे अटैक करना बहुत मुश्किल था। बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस हैड declared war against the Trojan because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of a Greek king Melanus, to elope with him. अब देखो उसके बाद क्या हुआ, but all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojan. लेकिन अब के देखो जो ग्रीक के राजाएं थे और वहां पे जो ग्रेट हीरोज थे, उन लोगों ने क्या किया, इस ट्रॉय के अगेंस्ट वॉर वहां पे डिक्लेयर किया कि उन्हें लगा उन्हें क्या करना था, अभी ट्रॉय के अगेंस्ट वॉर करना था ग्रीक लोगों को। ठीक है, ग्रीस मतलब बिलोंग टू ग्रीक कंट्री। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्यों करना था, बिकॉज पेरिस और प्रिंस ऑफ ट्रॉय, जो पेरिस पेरिस है, पेरिस मतलब यहाँ पे प्रिंस का नाम है, जो ट्रॉय शहर का जो प्रिंस था,
उसका नाम है पेरिस, हैड परसुडेड हेलन, उसने क्या किया था, वो हेलन को भगा के, फुस लगा के भगा के लेके आया था। और हेलन कौन थी, वाइफ ऑफ ग्रेट किंग मेलेनस। तो हेलन कौन थी, ग्रीक का जो किंग था मेलेनस, उसकी वाइफ थी। और उसे पेरिस ने भगा के, उसे पेरिस भगा के लेके आया था। पेरिस कौन है, ट्रॉय का प्रिंस है, राजकुमार है, जिसने ग्रीक की राजा की वाइफ, और ओके, उसे वो भगा के लेके आया था, फूस लगा के भगा के लेके आया था। और उसके लिए जो ग्रीक लोग हैं, ग्रीक लोगों ने ट्रॉय के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया था। he had brought her to Troy, और वो जो पेरिस ने क्या किया फिर, हेलन को लेके वो ट्रॉय आ चुका था। अब वो क्वीन को लेके भगा के कोई चला गया तो पूरी कंट्री की इज्जत वहां पे चली गई, ऐसे उन्हें लगता था। और वही रीजन था कि उन्होंने क्या किया, रिवेंज लेना वहां पे चाहा। द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू मेलेनस। अब ये ग्रीक लोग हैं, ग्रीक लोगों ने क्या सोचा कि मेलेनस के साथ बहुत रॉन्ग हुआ है ट्रॉय के लोगों की वजह से, ट्रॉय की प्रिंस की वजह से, तो अब हम उसका क्या करेंगे भी, बदला लेंगे। तो ऐसे ग्रीक लोग सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी हमने बदला लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेलेनस के साथ बहुत बुरी चीज हुई है। कौन सी बुरी चीज, मेलेनस की वाइफ ट्रॉय का प्रिंस पेरिस उसे भगा के लेके आया था। दे सेल्ड टू ट्रॉय एंड लेड सीज टू द सिटी। अब क्या हुआ, फिर ये ग्रीक लोग समंदर से सेलिंग करते करते ट्रॉय तक आ गए, और पूरी शहर को उन्हें क्या किया, सीज कर दिया। जैसे कि हम कंपाउंड करते हैं ना, उसी तरह से सीज कर दिया उन्होंने। The Trojans too fought hard and the siege continued for 10 years. और उनके अगेंस्ट फिर ट्रोजन जो है, मतलब ट्रॉय के भी जो सोल्जर्स है, ट्रॉय के जो लोग हैं, उन्होंने भी ग्रीक लोगों के साथ फाइट वहां पे की, बहुत हार्ड फाइट की। और करीबन 10 साल तक ये लड़ाई वहां पे चलती थी, कंटिन्यूली 10 साल, एक भी दिन का वहां पे स्टॉप नहीं था। कंटिन्यू 10 साल ग्रीक और ट्राई, इन दोनों में लड़ाई चलती थी। क्यों चलती थी, क्योंकि पेरिस ने ग्रीक की क्वीन जो है हेलन, उसे भगा के लेके आया था, और उसी की वजह से ये वॉर यहाँ पे चल रहा था करीबन 10 साल तक। नेक्स्ट, द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द सीज डिड नॉट एंड। ये कंटिन्यूली फाइटिंग होती थी, लेकिन वो जो सीज उन्होंने बनाया था, वो सीज को ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो रहा था। डेली फाइटिंग होती थी, एक भी दिन की छुट्टी नहीं। On the one hand, the Greeks could not take the city, and on the other hand, the Trojans could not force them to sail away. अब क्या होता है, एक तरफ से ग्रीक लोग जो है, वो किसी भी हालत में ट्रॉय पे विन नहीं हो रहे थे, ट्रॉय पे अपना विजय हासिल नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ ये ट्रोजन लोग है, ट्रोजन लोग उन्हें वापस जाने भी नहीं दे रहे थे। ठीक है, मतलब इस तरह से कंटिन्यूली वो 10 साल लड़ते लड़ते आपस में चलते गए। Every day Trojans came out of their gates, and the Greeks came out of their tents and ships, and the fighting went on. हर दिन क्या होता था, ट्रोजन्स अपने शहर का जो बड़ा गेट है उससे बाहर आते थे, और जो ग्रीक लोग है वो अपने टेंट से, अपने शिप से बाहर आते थे, फिर आपस में फाइटिंग उनकी डेली चलती थी। समटाइम्स देयर वेयर ग्रेट बैटल्स बिटवीन टू आर्मीज। कभी कभी क्या होता था, उसमें ग्रेट बैटल्स भी होते थे, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी दोनों आर्मीज में, मतलब ग्रीक आर्मीज और ट्रॉय आर्मीज, इनमें बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी होती थी। समटाइम्स दे वेयर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज, और कभी कभार ऐसे भी होता था कि दोनों आर्मीज के जो ग्रेट हीरोज है, जैसे कि हम सामने वाला जो सेनापति कहते हैं, उस तरह के, तो वो भी लोग कभी कभी सिंगली आपस में लड़ते थे। समटाइम्स द ट्रोजन्स हैड द बेटर ऑफ इट एंड समटाइम्स द ग्रीक्स, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। कभी कभी क्या होता था, कभी कभी ट्रोजन्स ग्रीक्स से बेटर होते थे, कभी कभी ग्रीक्स ट्रोजन से बेटर होते थे, लेकिन ये जो फाइटिंग थी वो कंटिन्यूअसली चलती ही जा रही थी, चलती ही जा रही थी, उसमें कोई भी स्टॉप नहीं लग रहा था। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वेर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर्स। अब देखो, दोनों साइड के जो हीरोज है इस लड़ाई में मारे गए थे। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी for 9 years, the brave Hector was at last killed by Achilles, whom none could resist. अब देखो, after leading the defense of his city,
आप अपने अपने सिटी को डिफेंस करते करते क्या हुआ, कभी करीबन 9 साल तक डिफेंस किया था किसने, द ब्रेव हेक्टर। ओके, हेक्टर ने अपने सिटी को करीबन 9 साल तक क्या किया, डिफेंस करके रखा था, लेकिन लास्ट में एक्चुअली की हाथों से उसकी मौत हो गई। एक्चुअली की वजह से वो मारा गया। बट एक्चुअली हिमसेल्फ वाज किल्ड लेटर ऑन बाय पॉइजन्ड एरो दैट एंटर्ड हिज हिल। और लास्ट में क्या हुआ देखो, बट एक्चुअली हिमसेल्फ वाज किल्ड लेटर ऑन, और लास्ट में एक्चुअली भी खुद से मर गया। कैसे मर गया, क्योंकि उसके पैर में, उसके पैर की हील में क्या हुआ था, एक पॉइजन वाला, एक जहरीला एरो घुस घुस गया था, और उसी की वजह से एक्चुअली की भी मौत मर हो गई थी। और हेक्टर को किसने मारा था, हेक्टर को अचेलीज ने मारा था। और अचेली की मौत कैसे हो गई, पॉइजनस एरो की वजह से हो गई। जहरीला बाण उसकी हील में घुस गया था, उसकी वजह से उसकी वो क्या हो गया, मर चुका था, उसकी भी डेथ हो चुकी थी। The only part of his body where he could be wounded, okay। और उसके बॉडी बॉडी पे अगर देखे तो वो कुछ थोड़ी ही पार्ट उसकी बॉडी का बचा हुआ होगा जहां पे कोई भी जख्म नहीं, मतलब एक्चुअली की पूरी बॉडी पे पूरे जख्म हो चुके थे। 9-10 साल तक कंटिन्यूसली वो फाइट कर रहे थे। स्टिल लैटर पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड, उसके बाद पेरिस की भी मौत हो चुकी। ओके, पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड, पेरिस ने भी वहां पे खुद को मार दिया था। also by a poisonous arrow, और जो पेरिस है उसकी भी पॉइजनस एरो की वजह से ही मौत हो गई थी। अब देखो पूरे जो ग्रेट हीरोज है वो भी मर चुके, जो ग्रीक की क्वीन लेके आ गया था वो भी अभी यहाँ पे मर चुका है। कुछ भी वॉर से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, बस लोग मरते ही जा रहे हैं। द ट्रोजन्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप in their city, and the Greeks were longing to see their home seen, but still the fighting went on। अब ये ट्रोजन लोग है वो पूरी तरह से थक चुके थे, ऐसे उन्हें लगता था कि हमेशा शहर में बंद हो, जैसे कि लॉकडाउन में हम लोग घर में बंद होते थे, उसी तरह से इन लोगों को लगता है कि पूरा रात दिन शहर के अंदर उस गेट के अंदर पूरे लोग बंद थे, बाहर जाना बंद था, बिजनेस बंद थे, बस वॉर वॉर वॉर, फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, इतना ही चल रहा था ये। और ग्रीक जो लोग हैं, ग्रीक लोगों को भी अपने घर की याद आ रही थी, वो भी 10 साल अपने घर से दूर थे, उन्हें भी लगता था, वो भी अपने घर की तरफ बस देखते थे लेकिन जा भी नहीं सकते थे। और इसी तरह से ये फाइटिंग अभी तक कंटिन्यूली चालू थी करीबन 10 साल तक। और इस तरह से स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि नए जो वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस।